देखिए, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका। ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 24 जून 2025 में, और ये पहली शिफ्ट का पेपर है आपका, शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का। तो जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ से एक आप पैटर्न समझ सकते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से उनको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है आपको कि 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है एक स्फेयर का। ठीक है, एक गोला दिया हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो क्या करोगे आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्फेयर का 4πr²। वैल्यू आप जैसे पुट करोगे इसमें, 4 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14, मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही काटोगे इसको, आपके पास कट जाएगा ये 2 बार। मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपके पास 56, और इससे हो जाएगा 112, 224। 224 को जैसे ही 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता रखा है, कैसे करते हैं थोड़ा जल्दी वो देख सकते हो। दूसरी चीज़, यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसको करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी अगर यूनिट डिजिट भी नहीं मिल रहा तो आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर लो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 2 6, 2 2 4 एंड 2, 2 4 6 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो ये समझ में आया ये वाला सवाल आपको। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में बोला है आपको कि एक चतुर्भुज है ABCD, जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 324 सेंटीमीटर। एरिया की बात करूँगा तो ये 324 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। विकर्ण AC पर शीर्ष B और D से लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण AC की लंबाई याद कीजिए। देखिए, एक ऐसा सवाल है ये, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बनाओगे, ठीक है, तो इसको एरिया निकालने का एक तरीका रहता है कि इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगल में आप तोड़ दो। तो अगर इनकी हाइट पता है आपको, हाइट मतलब इस पर परपेंडिकुलर जो डाला है, ठीक है, अगर ये पता है तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे और इधर इस पर्टिकुलर एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। दोनों को आप ऐड करोगे तो इस टोटल क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एरिया है वो आपके पास निकल के आ जाएगा। एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी चीज़, इसमें जो खास बात क्या है कि ये जो इसका डायगोनल है, तो यही डायगोनल इसमें कॉमन है। किसमें? ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं इनका ये बेस है, आधार है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये पर्टिकुलर है अपना पूरा, ठीक है, ये जो है ये ट्रायंगल एक और ये दूसरा ट्रायंगल, ओके। ये दोनों ट्रायंगल को मैं 1 और 2 लिख देता हूँ। तो पहले ट्रायंगल का एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया बराबर क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको क्या, बिल्कुल। तो मैं लिखता हूँ इसको, देखो 1/2, इसको आप नाम भी दे लो आगे ABCD, ठीक है। तो 1/2 आधार क्या है AC इंटू इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है इसको नाम दे दो। आपको यहाँ पे एक की लेंथ दे रखी है, शीर्ष B और D से, B से डाला है उसकी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू AC इंटू यहाँ से जो डाला है D से उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू है आपके पास 324 के इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको होगी, ठीक है। तो AC कॉमन आ रहा है, तो AC आपने जैसे ही कॉमन लिया है इसमें से, तो अंदर वैल्यू बनेगी AC/2 कॉमन आ जाएगा बेसिकली। तो अंदर वैल्यू बन रही है आपके पास 12, और इधर वैल्यू बन रही है आपके पास 15, ठीक। इधर हो रहा है 324। काट लो इसको। तो इसको जैसे ही काटोगे आप, AC/2 ये हो जाएगा 324 डिवाइड बाई 27। 27 से डायरेक्ट काटोगे इसको तो ये जाएगा आपके पास 1 बार और ये 2 बार, 12 और 12 दूना 24। तो AC की जो वैल्यू आ रही है आपके पास निकल के आ रही है वो 24 सेंटीमीटर आ रही है। इतनी बात समझ में आई। जो समझने की चीज़ है वो यही है कि इस पूरे ट्रायंगल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वहाँ से इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसके बाद में
कि भाई यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आपने एक एल्जेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या होती है कि ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस pq, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको देखो और भी तरीके से लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ए क्यू यहाँ से 3ab आपने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बच जाएगा और प्लस बी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन है वैसे कर सकते हो। हम इसको थोड़ा सा और भी सॉर्ट करते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे अब ये पॉइंट है, पॉइंट को तो अभी थोड़ी देर होल्ड रखो। पॉइंट का मतलब सिंपल सा ये है कि एक पॉइंट छोड़कर लगा हुआ है, तो क्यूब करेंगे तो 3 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 पॉइंट छोड़ के लग रहा था, ये तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये बात तो समझ में आ रही कि 3 छोड़कर पॉइंट लगेगा क्योंकि क्यूब किया है हमने। तो देखिए मैं इसको सिंपल सा आपके पास करता हूँ। इसको मैंने मान लिया 101, ठीक है। इसको आप दो तरीके से ऐसे लिख सकते हो। एक तो आपका ये जो बेसिक फॉर्मूला है इससे कर लो आपकी, जैसे कि 100 प्लस 1 का क्यूब किया, फिर इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया, या फिर नीचे वाले फॉर्मूले से ओपन कर दिया, फिर आपने कर लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैंने 10 को और 1 को 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लिया कि ये एक पर्टिकुलर नंबर है 10 और ये एक नंबर है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि पहले 10 का क्यूब, ठीक है, 3a इसको है बेसिकली वही ये, लेकिन आपका जब वैदिक मैथ से करते हो आप इन सवालों को, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बस वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन वही है, तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा नंबर को लिखने का एक नज़रिया अलग है, बस सिंपल सी बात ये है। 3a²b, तो यहाँ पे बेसिकली आता क्या वैदिक मैथ में, मैं ऐसे ही लिखता हूँ a³ 3a²b, ठीक है, और 3ab² और यहाँ पे लिखता हूँ bq। बेसिकली यहाँ पे एक एक नंबर रखता हूँ, बाकी को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। एक एक नंबर रखूँगा, बाकी को आगे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे समझिए आप। a³ हो गया 10 का क्यूब, और आगे 3a²b 3, ठीक है, a²b, a का स्क्वायर मतलब 100 इंटू b इंटू 1, आगे 3ab² 3 इंटू a 10 इंटू b² 1 आ जाएगा, इंटू क्यूब 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली वैल्यूज़ क्या बन रही है, 1000, यहाँ से बनेगा 300, यहाँ से बनेगा आपके पास 30 और यहाँ से बनेगा 1। मैंने क्या कहा था, एक एक नंबर रखो, बाकी को आगे बढ़ाओ। 1 यहाँ से रखा तो यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे 0 ही रखूँगा मैं, बाकी 3 को आगे बढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, 303 बन गया। 30 को आगे बढ़ा दूंगा इधर, तो क्या हो जाएगा 10 30। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे कितना बन जाएगा 10 30, इसमें मैंने 30 को आगे बढ़ा दिया। तो बेसिकली ये बन रहा है, आप कहोगे कि 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 3 छोड़ के मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 10 30 301, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कैसे करना है? आप कहोगे कि नहीं मेरे को तो बेसिक से करना है, तो बेसिक से आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। ये भी एक थोड़ा समझ सकते हो इसमें कि ये भी एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक व्यक्ति की जो आय है प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक आय 70,000 है तो 2 वर्ष बाद उसकी आय की गणना कीजिए। 2 तरीके से सोच सकते हो कि एक तो 15% की वृद्धि है तो उसको डायरेक्ट लिख लो आप, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेसिकली 15 15 30, और यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर करोगे आप 225, 2.25 तो 32.25। ये बेसिकली वृद्धि आ गई इसमें। अब वृद्धि आ गई, इसको ही मल्टीप्लाई करना है आपको 70,000 से, ये परसेंटेज है, बटे 100, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 32 25 को 35
ठीक है 3, और ये हो जाएगा 14 3 17, 1 और 15, 1 21, 1 22। ये बेसिकली जो वैल्यू आई है 22,575, ये बेसिकली आपके पास इंक्रीमेंट आया, मतलब जो बड़ी है वैल्यू, जिसको 70,000 में आप जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी नेट जो बनी है आपके पास 92,575, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका ये है, दूसरा भी तरीका वही है सेम, बस उसमें फ़र्क क्या है, इसको ऐसे देख सकते हो आप। कैसे कि आप कहोगे कि 70,000 15% की वृद्धि है 115/100 इंटू फिर पर अगले साल फिर दोबारा 15% की वृद्धि 115/100। इसको सॉल्व कर लो, इसमें भी वही बात आएगी आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि P43 का चौथा समानुपात 6 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। कोई भी नंबर है आपके पास 4 A B C D, ठीक है, तो इनमें रिलेशन अगर मैं निकालता हूँ A अनुपात B अनुपात C अनुपात समानुपात का, तो क्या होता है कि बाहर वाले और दो अंदर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई बराबर होता है, यानी AD = BC, ये होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे 4 नंबर कौन कौन से हो गए P4 3, ठीक है, और चौथा समानुपात आपके पास 6 बोला है, तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई 6P = अंदर वालों का मल्टीप्लाई 12, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, 1/20 है वो व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/40, ठीक है। 1/20 जो है, ऐसे सवालों को तो आप वैसे देख के भी बता सकते हो कि ये बेसिकली इसका जस्ट दोगुना है तो 200% होगा, लेकिन आपको ऐसे करके देखना है कोई ऐसा नंबर तो वैसे भी देख सकते हो, बाकी तो सीधा दिख रहा है 1/40। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास नंबर कितना है, 1/20 है वो 1/40 का कितना परसेंटेज है, 40 ऊपर जाएगा आपके पास, तो 40/20 कितना परसेंटेज है इसका, ये जस्ट डबल आ रहा है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200%। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एवरेज है वो 8 नंबर का 16 है, एवरेज है 6 नंबर्स का इनमें से वो भी 16 ही है, तो एवरेज निकालना है आपको। बाकी जो 2 नंबर बच गए हैं उनका क्या होगा, सीधे नंबर से तो मल्टीप्लाई करके देख लो, टोटल 16 को 8 से किया 128, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, 16 को 6 से किया 96 प्लस जो बाकी 2 नंबर्स बचे गए, ठीक है, तो माइनस कर लो इसमें से, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2 3 32, तो शेष 2 नंबर्स का, जो शेष 2 नंबर है उनका टोटल 32 है, तो उनका एवरेज अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो बेसिकली 2 नंबर हैं उनका टोटल 32 है, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 16 आ जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि 5 सॉलिड क्यूब हैं, प्रत्येक का वॉल्यूम जो है वो इतना है, उनको जोड़ के आर जॉइंड एंड टू एंड एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि ऐसे क्यूब हैं, ठीक है, क्यूब का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड इक्वल रहेंगी, तो ऐसे 5 हैं तो उनको सबको ऐसे जोड़ के एक साथ, ठीक है, बनाएंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा बेसिकली आपके पास, जिसकी ये जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरा एक यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, पाँचवा यहाँ जाएगा, ऐसे, तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, तो इसलिए लेंथ हो जाएगी इसकी A का 5A, क्योंकि सीधा जोड़ रहे हैं हम उनको, और विड्थ उसकी और हाइट उसकी वो तो सेम ही रहेंगी। ये बात समझ में आ गई कि उनको अगर जोड़ेंगे हम सीधा, तो एक ही जो डायमेंशन है वो बदलेगी, बाकी डायमेंशन सेम ही रहेंगी। तो मैं क्या बोलूँगा, L जो है क्यूबॉइड का, घनाभ का, वो हो जाएगा 5A, B विड्थ हो जाएगी A, और हाइट हो जाएगी उसकी अभी भी A। ये बात समझ में आ गई आपको। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है,
पार्श्व का मतलब हो गया उसके चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो निकाल लेंगे इजीली कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले हमको ए निकालना पड़ेगा कि जो आपका क्यूब है ना, क्यूब की डायमेंशन क्या है। क्यूब का भी आपको वॉल्यूम दिया है, क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू दी है आपको 592704। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा काम करोगे इस पर तो क्या बनेगा, क्यूब से आपको डायरेक्ट वो वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा, क्यूब रूट उसका निकालोगे। तो हमने थोड़ा कैलकुलेशन की क्लासेस में ये देखा था कैसे कि ये जो है इसको 3 पार्ट में अगर मैंने बांटा तो बेसिकली बन क्या रहा है, इसके पिछला 3 पार्ट ये वाला, इसमें इनको छोड़ो, इससे केवल यूनिट डिजिट पता लगाएंगे हम। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 किसके क्यूब में आता है आप कहोगे, मैंने निकाला तो बेसिकली 4 का ही मैं करता हूँ, 4 का 64, तो 4 में ही आता है, तो यूनिट डिजिट में तो 4 हो गया। आगे ये क्या है आप कहोगे 592, ये किसके क्यूब से जस्ट छोटा है। आप कहोगे कि मैंने बेसिकली 6 का किया, 7 का किया, 343, 8 का किया, 512 आ रहा है, 512 छोटा ही है, 512 इससे छोटा ही है तो 8 हो सकता है, और इसका 9 का करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो 8 ही आएगा बेसिकली यहाँ पे। 512 से छोटा नंबर आता है 84, तो बेसिकली 84 मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो 84, अब इसको यही निकालना है, इसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि आप इसको इतना जल्दी निकाल लेते हो। क्यूब का जैसे डायमेंशन आपने निकाली तो उसके बाद फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसको यूनिट डिजिट से पहली डिजिट पता कर लेंगे हम, फिर उसका 3 नंबर छोड़ा, बाकी जो वैल्यू बन रही है उसको आसपास देखो कौन सा क्यूब बन रहा है। आपको होगी कि 8 का देखा मैंने 512 है, छोटा वाला ही लेना है। 9 का देखूंगा तो इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है 729, वो नहीं लेना, तो मैं 512 ही लूँगा। तो 8 लूँगा तो ये 84 आ जाएगा। 84 को आप क्यूब करके देख लो, यही बनेगा ये नंबर, अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो आपको एग्जाम में परफेक्ट क्यूब ही देगा, ऐसे क्वेश्चंस कराएगा। तो 84 इसकी वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आपने निकाल ली है तो 5a की वैल्यू भी पता लग जाएगी, ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं फॉर्मूला रखता हूँ, घनाभ का आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब उसकी चारों जो भुजाएं हैं उनका एरिया आपको पूछा है। आप कहोगे ठीक है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लें। आप कहोगे हाँ पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सीधा सा होता है, किसी भी आपके पास ज्योमेट्री हो उसमें पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, और हाइट क्या हो जाएगी h। तो यहाँ से मैं एरिया निकाल लूँगा उसका, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू तो निकाल ली है, वो काम आएगी मेरे 84 है। इसमें रख देता हूँ वैल्यू a, l प्लस बी, l प्लस बी मतलब ये दोनों, ये हो जाएगा 6a इंटू h का भी a ही है। तो ये भी बेसिकली वैल्यू कितनी बन गई, 12a²। ये बात ठीक है, ये समझ में आई आपको, 12a²। तो आगे देखो 12a² मतलब 84 इंटू 84 है ना। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, या तो एक तरीका तो है कैलकुलेशन वाला कि आप कैलकुलेशन कर लो, या फिर दूसरा क्या है कि यूनिट डिजिट के थ्रू भी आप जा सकते हो इसमें। तो क्या बन रही है यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पे, 84 को मल्टीप्लाई करोगे 84 से, देन 12 से। तो देखिए यहाँ पे 4 16 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 12, तो 2 बन रही है यूनिट डिजिट। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है आपके पास सी। बाकी क्या कंप्लीट सॉल्व करके देखोगे तो वहाँ से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, 3 तो कैसे आएगा, बाकी भी नहीं होंगे क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास 2 है। तो ऐसे जा सकते हो इस क्वेश्चन में। तो जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, जैसे ये सवाल था थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, तो उसमें यूनिट डिजिट ये वाले तरीके आपको काम दे जाएंगे। यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना वहाँ पे एग्जाम में इस तरीके से। आगे देखिए इसको इवेलुएट करना है,
तो सबसे पहले ये वाली वैल्यूज़ देखते हैं क्या बन रहा है। 1/, यहाँ पे मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो ये 24 आ रहा है। ओके, तो 8 का दिया 3, 3 से किया 21, 21। ये बेसिक कैलकुलेशन है। 6 से किया 4, 4 चौके 16। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 29/6। सॉल्व किया आगे, ये बन रहा है 24 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा आपके पास बेसिकली 7 और ये 3। एम आई करेक्ट? और ये ऊपर हो जाएगा आपके पास 29, ठीक है ना? 29 और ये डिवाइड बाई आपके पास 37 है। ये ओके 6 है यहाँ पे, 6 से काटेंगे इसको 4 बार, 6 से 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर लो अब आप। तो किया इसको 58, 58 का 116, 37 का एक सिंपल सी टर्म होती है कि 37 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 111 आता है। तो उसके आसपास का ही वैल्यू है ये। तो 3 बार जाएगा, 5 बचेगा 37। 3 सही 5/37। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? ऑप्शन ए ही दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 4 चेयर और 4 टेबल की जो कॉस्ट है वो 7,000 है। 6 चेयर और 5 टेबल की जो कॉस्ट है वो 8,800 रुपये है। ठीक है, तो 16 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट निकालनी है। तो 1 चेयर 1 टेबल की कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करके बाकी सब की आ जाएगी। तो देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इसकी। 4 चेयर प्लस 4 टेबल इक्वल टू 7,000 और इधर 6 चेयर 5 टेबल इक्वल टू 8,800। आगे मैंने क्या किया, इसको बराबर करने के लिए जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये बन गया आपके पास 4 तिया 12 और ये भी बन गया 12। तो ये तो हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। ये भी बन जाएगा 12T और ये बन जाएगा आपके पास 10T। ओके, और इधर हो जाएगा ये 21,000 और इधर हो जाएगा 17,600। माइनस किया तो बेसिकली वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2T की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 17,000। 4,000 और 4,000 में से मैंने माइनस किया 600, 3400 करेक्ट। 3400 निकल के आएगी। तो ये तो पूछा ही आपसे 2 टेबल का, तो 2 टेबल की वैल्यू तो आके निकल के आ गई आपके पास 3400 रुपये। अब बाकी की निकाल लो चेयर की, जैसे कि 4 कुर्सियां हैं, 4 कुर्सियां और 4 चेयर का जो दे रखा है आपको 7,000 है। यहाँ से बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेरे को निकालना है यहाँ पे 16 कुर्सियां, तो इसको पहले एक का ही निकालो, ऐसा करूँ ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4 चेयर इक्वल टू 7,000 माइनस इसका 6800 ही बनेगा नहीं, 4 का, हाँ 6800 हो जाएगा। तो बेसिकली 200। तो 4 चेयर की वैल्यू आ रही है वो 200 निकल के आ रही है और हमको चाहिए यहाँ पे 16। तो एक चेयर की बेसिकली आ जाएगी आपके पास 50। तो 16 की कितनी हो जाएगी 80, यानी 800 करेक्ट है। 16 कुर्सियों की कितनी हो जाएगी 800। तो ये तो पूछा ही आपसे इनका टोटल, तो ये टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 4200 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं है। अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि 5% कम पर खरीदा होता तो 310 में अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो उसका सीपी निकालना है। मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ। ये 100 रुपये में है। इसको क्या है कि 17% के लॉस पर बेचा है, मतलब कितने पर बेचा होगा, आप कहोगे 83 रुपये में बेचा है। आगे बोल रहा है उसको 5% कम पर खरीदा होता, तो इसके 5% कम पर खरीदा होता मतलब 95 में खरीदा होता, और उसे 20%
और अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता है। तो इस पे 20% का लाभ कमाना है मेरे को 95 पे। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 19 रुपये। ठीक है, तो यानी 114 में उसने अभी बेचा है इसको, तो उसको क्या हुआ है कि 310 का अधिक में बेचा है उसका, उससे इसका मतलब ये है। यहाँ पे सिंपल देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ पहले से और अब में। आप कहोगे यहाँ पे 114 में बेचा है, पहले 83 में बेच रहा था, तो बेसिकली 31 यूनिट। जो 310 अधिक दिया है ना ये वाला, ये जो वैल्यू है वो 31 यूनिट की है। ओके, और हमको निकालना है वस्तु का सीपी यानी ओरिजिनल ये वाला 100। कितना आ जाएगा आप कहोगे 1000 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रति अपने शहर ए से बी की यात्रा करती है। यदि रति अपनी कार सामान्य गति से 1/3 से चलाती है तो वह 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाती है तो ए से बी तक की यात्रा करने में लगने वाले समय को मिनटों में ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपके पास, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सी बात है, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, अगर टाइम घटेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। सिंपल सी चीज़। तो वही चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है हमको कि दोनों का जो टाइम का और स्पीड का रेशो है, अगर डिस्टेंस सेम है तो उल्टा हो जाएगा। तो मैं पहले लिखता हूँ आपके पास टाइम और स्पीड। स्पीड के लिए बोला है यहाँ पे कि अपनी सामान्य गति से 1/3 चलाती है। मान लो पहले उसकी 3 स्पीड है तो अभी 1 चलाती है, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका 1:3। अब क्या हुआ कि पहले तेज चलाती थी और अभी कम चलाती है, तो क्या होगा, तेज चलाती थी तो टाइम कम लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा कम, तो 1 यूनिट टाइम लगा। अभी धीरे चला रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, हाँ बिल्कुल लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा, आप कहोगे 3 यूनिट टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 यूनिट टाइम लगेगा बेसिकली। तो डिफरेंस क्या है, आप कहोगे 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है कि 50 मिनट की देरी से पहुंचती है, तो यानी 50 मिनट जो है वो 2 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है कि यात्रा करने में लगने वाला समय, नॉर्मल समय क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी ये, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लगेगा उसको, 25 मिनट लगेगा। ये बात समझ में आई आपको कि इसका आंसर क्या होगा। आगे पढ़ें इसके बाद में। अगला सवाल दिया है आपको कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और 3 साल के लिए जो साधारण ब्याज है उसके बीच में डिफरेंस 152 रुपये है, यदि रेट है वो 4% के हिसाब से है, तो प्रिंसिपल क्या है वो आपको निकालना है। देखिए 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, एक बेसिक से। पहले मैं बेसिक से करके बताता हूँ, उसके बाद में लास्ट में एक फार्मूला भी डिस्कस कर देता हूँ। वो फार्मूला भी बिल्कुल बेसिक से ही आया है, बेसिकली हम उसको रेट मान के करते हैं। तो देखिए सिंपल रेट दे रखा है आपको 4% और 3 साल के लिए है। ठीक है, तो मैं ट्री मेथड से करता हूँ, तो इसका क्यूब करूँगा क्योंकि 3 साल का है मामला। तो मैंने जैसे क्यूब किया है इसका 25 का 625 और 15,625। ठीक है, ट्री मेथड से करूँगा मैं। तो पहले साल में इसका क्या हो जाएगा, 1/25 से निकालूंगा 4%, क्या हो जाएगा 625 और 625। ये तो बेसिक सी मेथड है, आपको आते ही हैं सारे। यहाँ पे इसका फिर दोबारा अगेन कितना हो जाएगा 25, ये इसका और इसका 25 और फिर इसका ये 1 हो जाएगा। अब ये जो ऊपर की वैल्यू है ना, ये सेम रहती है, ये बेसिकली ऐसा ही है इनका टोटल, और बाकी सबका मैं टोटल कर दूंगा तो वो हो जाएगा CI। तो SI और CI का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखिए ये जो होता है ना इसके अंदर जो है ये SI और CI का डिफरेंस है। तो CI माइनस SI ये हो जाएगा आपके पास 75 और 1 76, 76 यूनिट। कब, जब आपके पास
जो प्रिंसिपल है वो 15,625 है। ये बात समझ में आ गई आपको? होगी बिल्कुल। लेकिन आपको इस उनका डिफरेंस है वो दे रखा है 152। ये इसका जस्ट डबल दिख रहा है आपको, तो ये जो बन रहा है आपके पास इसका भी जस्ट डबल कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मैंने डबल किया तो क्या हो जाएगा 50 और 156 का हो जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, 30 और 1 31, 31,250। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट। समझ में आई ये बात आपको? अब आपको कि जो दूसरा तरीका है वो कौन सा है वो भी बता दो, तो उसको भी देख लो आप। उसमें क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी यहीं से बना है, ये ट्री मेथड से ही बना है। उसमें क्या करना है देखिए, जो SI CI माइनस SI है, इसका जो डिफरेंस है वो होता है आपके पास P प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये होता है बेसिकली 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अगर 2 ईयर्स की बात हो CI माइनस SI, तो ये हो जाएगा आपके पास P R/100 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली SI माइनस CI का डिफरेंस है 3 साल के लिए, ये है आपके पास CI माइनस SI का डिफरेंस 2 साल के लिए। इसको निकालते कैसे हैं? वही ट्री मेथड से, रेट में मानूंगा R%, तो वहाँ से ये बेसिकली निकल के आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें इसके बाद में, दोनों चीज़ें याद रख लो, बेसिक भी और ये वाले फॉर्मूले भी। इससे करना है, इससे कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्या बोल रहा है कि एक पाइप है जो फिल कर सकता है एक टैंक को 12 घंटे में, जो दूसरा पाइप है वो उसको खाली कर सकता है 24 घंटे में। मान लो A पाइप है वो 12 घंटे में फिल कर सकता है, पॉजिटिव है। B पाइप है वो 24 घंटे में खाली कर सकता है, नेगेटिव पाइप खाली करने वाला। दोनों पाइप खोले जाते हैं, तो विच द टैंक विल बी 2/3 फिल। कब जो है कितने घंटे में आपके पास टैंक है वो 2/3 फिल हो जाएगा। LCM मैंने मान लिया इसका 24, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1। तो ओवरऑल ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एफिशिएंसी आएगी इसकी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ रही बन रही है इनकी 1। इस टैंक का 2/3, ठीक है, 2/3, 24 का 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 की एफिशिएंसी से आपको हो गए, सॉल्व कर लो, 3 से काटा 8 बार 8 दूनी 16, तो 16 घंटे आपको इसको 2/3 भरने में लग जाएगा। क्वेश्चन अगला जो है वो 15 नंबर बोल रहा है आपसे, इसको सॉल्व करो। ये दे रखा है आपको x² प्लस y² माइनस 16x प्लस 38y प्लस 425। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो जो सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। x² प्लस y² की वैल्यू पूछी है, एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से समझना है इसमें कैसे इनको थोड़ा सा अप्रोच करना है। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, 2 वेरिएबल है आपके पास, तभी सॉल्व हो सकते हैं जब इनका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और उसमें उनको हम इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। कि ये कुछ इक्वेशन बन गई x की, इधर कुछ इक्वेशन बन गई y की इक्वल टू 0, तो ये भी 0 होना पड़ेगा, ये भी 0 होना पड़ेगा, तब ही जाके ये सॉल्व हो सकता है, वरना सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 2 आपके पास वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक दे रखी है तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसको अलग अलग इक्वल टू 0 करना है। ये बात तो समझ में आ गई क्यों करना है, कैसे करना है, क्योंकि इक्वेशन एक ही दे रखी है। दूसरी चीज़, अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा उसको देखो मैं x को एक तरफ लाता हूँ, x² माइनस 16x, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 गुना 8x प्लस समथिंग आएगा यहाँ पे, प्लस y² प्लस 2 गुना 19y प्लस समथिंग आएगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो फॉर्मूला बनता है वो बन रहा है आपके पास a², ठीक है, माइनस 2ab प्लस b² का आपको बिल्कुल बन रहा है।
यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास x है, a की और जो b की वैल्यू है वो आपके पास 8 है, ठीक है 8। तो 8 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 19 का करूँगा तो 361। अब इन दोनों को टोटल करके देख लो, 361 को और 64 को, ये बन रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है। अगर बिल्कुल बन रहा है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन रहे हैं तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा ये। तो बेसिकली यहाँ पे बनेगा x माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y प्लस 19 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 बन रहा है ओवरऑल, तो परफेक्ट स्क्वायर 0 है, इक्वल है, दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। तो ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आ रही है प्लस में 8 और y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो माइनस में 19। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 64, वाई स्क्वायर हो जाएगा 361। जोड़ देंगे दोनों को, 5 12 4 425। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गई बात कैसे इसको अप्रोच करना है इस सवाल को। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इसके रूट निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। देखिए एक इक्वेशन होती है कौन सी वाली, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये होता है, तो इसके जो दो रूट होते हैं वो अल्फ़ा बीटा में बोल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है आपके पास सी बाई ए, ठीक है। ये आपको मैंने डिस्कस कराया था, ठीक है, जब अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर इक्वेशन आपके पास ये है तो इसके दो रूट होते हैं अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, बी ये रहा इनके कोफिशिएंट है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है आपको, तो लिख दो इनको। तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा ही मैं मान रहा हूँ इनको, ये हो जाएंगे यहाँ पे बी बाई ए, इसका कोफिशिएंट ये है 2a/3, तो माइनस 2a प्लस 3/1। तो पहली चीज़ आज निकल के आ रही है यहाँ पे, वो क्या निकल के आ रही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ रहा है माइनस 2a माइनस 3। नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या आएगा आपको कि सी बाई ए, सी कितना है आपको कि सी ये रहा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 3a/1। तो ये निकल के आ रहा है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस 3a। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमन आ रहा है तो a प्लस 3। अब कुछ रिलेशन बन रहा है क्या इनके बीच में, आप कहोगे देखते हैं कुछ बन रहा हो तो ऑप्शन के थ्रू जाए कि ये जो दो रूट हैं इनके, ये वाले, क्या ये इनके बीच में रिलेशन बन रहा है, दोनों का टोटल करो, इतना बन रहा है कि 2a माइनस 3, तो वो दोनों का टोटल किया 2a माइनस 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको बाकी को भी चेक करके बताओ, बाकी को भी देख लो, दोनों का टोटल किया 2a/3 बन रहा है, लेकिन ये तो नेगेटिव का बन रहा है, बनना चाहिए पॉजिटिव बन रहा है, तो ये नहीं होगा। इसको देखो, ये 4a/3 बन रहा है, ये 3/3 नहीं होगा, ये 3a प्लस 3। इसको देखो प्लस 3 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तो केवल और केवल यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है, और वो किस तरीके से बन रहा है वो आपने यहाँ पे देख लिया। इनके बीच में रिलेशन होता है, ये होता है, इसको आप ध्यान रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है देखिए, कि पानी से एक टंकी को भरने के लिए दो पंप हैं। पहला पंप टंकी को खाली करता है, खाली टंकी को भरता है बेसिकली 6 घंटे में। मान लो ए पाइप है और ये भरने वाला है, 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा 8 घंटे में भरता है। ये दूसरा, ये भी भरने वाला है, 8 घंटे में भरता है। दोनों पाइपों को एक समय पर खोला जाता है। तो मैंने बेसिकली 24, 4 की एफिशिएंसी से भरेगा, ये 3 की एफिशिएंसी से भरेगा। 2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग है, तो 4 3 7, 7 की स्पीड से भरेंगे। 2 घंटे में कितना भर देंगे, 7 दूना 14, 14 भर दिया। तो कितना भाग भरा हुआ है, 14 जो है वो 24 का कितना भाग है, आपको के सॉल्व करके देख लो।
2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 12 बार, तो 7/12 भाग इसका भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो बोल रहा है आपसे वो ये है, इसमें क्या निकालना है आपको, मॉड निकालना है, और वो भी थोड़ा राउंड ऑफ करके निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस था। देखिए ठीक है, समझिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मॉड की जो क्लास है वो निकालनी पड़ेगी। 3 होती है ना, एक F0, एक F1, एक F2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पहले मॉड का, मीन मॉड, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला होता है आपके पास L0 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, आपको होगी कि मॉड की क्लास कौन सी है। मॉड की क्लास आपको होगी, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, आपको यहीं पे है 35, तो ये तो हो जाएगा आपके पास F1, इससे अगली F2, इससे पिछली F0, ये इसकी क्लास हो गई मॉड की। इसमें L0 मतलब ये जो 20 है ये L0 हो जाएगा, तो रख दो वैल्यू, सबकी वैल्यू निकल के आ गई। L0 कितना है 20, F1 कितना है 35, F0 कितना है आपको 29, 2F1 कितना है आपको 70, F0 कितना है 29, F2 कितना है आपको 25, H कितना है आपको 10-10 का डिफरेंस है सब में, यहाँ पे भी 10 का, ठीक है, तो ये H होता है। सॉल्व करके देख लो क्या बन रहा है, 20 प्लस यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है आपके पास 6, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, ये देखो थोड़ा सा, 25 और 25 50, ठीक है, 50 माइनस किया तो 20, और 4 और माइनस कर लो उसमें से 16, करेक्ट है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो 25 25 50, 50 माइनस किया 20, 20 में से 4 और माइनस किया 16, ठीक है। सॉल्व किया फर्दर इसको मैंने, तो ये 3 से काटा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 8 बार, 5 बार, और ये 4 बार, 15, 20 प्लस 15/4, तो बेसिकली वैल्यू बन रही है यहाँ पे 20 प्लस 3 बार तो चला जाएगा, और फिर जो वैल्यू जाएगी आपके पास बनेगा 12, 3.75 ही आएगा, 23.75। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कर सकते थे कि थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, कुछ दूर दूर होते, तो आपको पता लग जाता कि 20 से थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, और क्योंकि ये फॉर्मूले में आता है L प्लस समथिंग, ये समथिंग आएगा कुछ, तो 20 से थोड़ा, अगर ये ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से 39, 6 और यहाँ पे जैसा 40 या कुछ भी, तो आप ऑप्शन टिक करके बढ़ सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन थोड़े पास पास है, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी दूर भी होते हैं तो डायरेक्ट टिक करके भी आप बढ़ सकते हो। ऐसे सवाल पहले भी आए हुए हैं जिनमें दूर दूर ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको सॉल्व। तो समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि एक पर्सन है, वो 77 की स्पीड से चलता है 3.5 घंटे, फिर अपनी स्पीड को 9 किलोमीटर/आवर से बढ़ा देता है, और 1 और घंटे में अपने गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। 2 कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि 77 की स्पीड से चलता है 3.5 घंटे, यानी 7/2, ये आपके पास स्पीड है, ये टाइम है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 9 बढ़ा दी स्पीड अपनी, तो अभी स्पीड कितनी होगी 86, इससे चलता है 1 और घंटे, तो अभी आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो अच्छे से, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी, पहले वाले केस में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो मैंने किया वही चीज़ यहाँ पे कि 77 × 7/2 प्लस 86 बटे 7/2 प्लस 1, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 7 × 49 4
49 और 4 53, 53 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 2, 6 दूनी 12, 16 1 17, 72 बटे 2 आएगा और बटे में 2 यहाँ पे भी आएगा तो 2 9 बटे 2। ये 2 से तो 2 कट जाएगा। ऊपर देखो क्या बन रहा है अभी आपके पास, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आगे देखिए क्या बन रहा है, 9 और 2 11 और आपके पास ये बन रहा है आपके पास 71। 9 से भाग करो इसको, 8 बार तो नहीं जा रहा, 7 बार जा रहा है और फिर 9 बच रहा है। ये 9 9 21 79 आएगा क्या इसका आंसर, 79 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। 2 नंबर्स दे रखे हैं आपको। देखिए मीन प्रोपोर्शन अगर ए और बी 2 नंबर हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। तो सिंपल सी चीज़ है। पहले देखिए पहले वाले, और इसमें भी तो एक और चीज़ देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। पहला नंबर दे रखा है वो 12 + 3, ये हो जाएगा 2 बेसिकली यहाँ से। तो 3 दूनी 6, 6 और 12 18, पहला नंबर 18 है। दूसरा देखो यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 8, 8 माइनस किया इसमें से तो 8 बन रहा है यहाँ पे। तो पहला नंबर 18 है, दूसरा है 8, तो अंडर रूट में 18 × 8 तो ये हो जाएगा 144। 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो 12, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि x वेरी करता है इन्वर्सली एज y और y वेरी करता है इन्वर्सली एज z, और कुछ कंडीशन दे रखी है तो आपको z की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो x के बारे में बोला है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है y के, और y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है z के। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा z के, क्योंकि y है वो z के इन्वर्सली है। तो x और z तो सीधा सीधा एक साथ बढ़ेंगे कटेंगे, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अब मैं कोई भी कोफिशिएंट मान के कर सकता हूँ, या x1 y1, x1 z1, x2 z2 कैसे भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने इसको प्रोपोर्शन को हटाया तो कोई k कोफिशिएंट आ गया z, तो k की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ पहली कंडीशन से। तो x बराबर 1/2, तो k z की वैल्यू दे रखी है 1/74, 74। तो 2 से मैंने सॉल्व किया तो k की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 37। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 37 × z, ये वाली। तो दूसरे वाले केस में z की वैल्यू दे रखी है आपके पास 7, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू दूसरे वाले केस में कितनी हो जाएगी 37, तो ये है ही k की वैल्यू, z की वैल्यू 7 दे रखी है। तो सॉल्व कर लो इसको, 49 4 21 और 4 25, 259, ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला बोल रहा है आपसे कि कुणाल को एक जोड़ी पैंट पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी MRP क्या होना चाहिए, जिसका क्रय मूल्य 3300 है और 2 उस पर डिस्काउंट दिए हैं 25% और 30% के। तो सबसे पहले तो नेट डिस्काउंट निकालते हैं D1 और D2 से। 25 + 30 -25 × 30/100, ये हो जाएगा आपके पास 55 माइनस, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा, 75, 7.5 बन रहा है क्या, हाँ। तो ये बन रहा है 48 का मतलब बन रहा है आपके पास 47.5 बन रहा है, करेक्ट। ठीक है ना, ये जो है डिस्काउंट दिया गया है बेसिकली आपको। अब दूसरी चीज़ बोली है कि इसको इतना % का प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान करो, CP से MP का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 ± P या L। अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे % में प्रॉफिट लूँगा मैं। तो CP से MP का रेशियो, CP क्या दे रखा है 3300 रुपये, MP क्या है आपको कहोगे निकालना ही है। 100 - D आपको कहोगे 100 - D किया 47.5 किया -100 में से,
तो कितना बचेगा आपके पास? 48 मान लो इसको, तो 52.5 बन जाएगा क्या, बटे प्लस पी कितना है 33%, तो कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। करेक्ट है ये। आगे देखो क्या बन रहा है, कुछ कट रहा है क्या ये किसी से? थोड़ा सा अगर मैं इसको पॉइंट को हटाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पे एक 0 उड़ा दूँ, 5 से कटेगा ये। 5 से काटा मैंने, 5 से एक बार 0 और 5 बार, ठीक है करेक्ट। 5 से इसको काटा, 266 कट जाएगा ये तो सीधा सीधा। इसके अलावा कुछ हो रहा है इसमें? इसके अलावा कुछ और तो कुछ नहीं बन रहा ना इसमें। MP निकाल लो अब सीधा, या फिर 5 से इसको भी काट सकते हो। तो MP बराबर हो जाएगा 3300 266 बटे 105। 6 से भी कट रहा है वैसे ये, 6 से नहीं 3 से, और 5 से 15 से कट रहा है, ठीक है 15 से काट लो। 15 7 बार, और 15 से 15 दूना 30, 2 और 15 दूना 30, 0 ओके। 7 से 21, हाँ 7 से भी कट रहा है, 21 और 56। तो अब लास्ट में बन रहा है वो आपके पास 38 का हो जाएगा 76 0। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी क्या बनेगी? 0 6 13 और एक 8 3 6 0। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 23 देखिए कि 44 और 86 और एक अन्य संख्या x का LCM है वो 7568 है। तो निम्न में से कौन x का मान हो सकता है? ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले इस नंबर को देखो, इस नंबर में क्या क्या हो रहा है। 7568 और जो बाकी दो नंबर हैं 44 और 86, इनको ब्रेक करके लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 2 इंटू 11 और यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 43। तो बेसिकली एक चीज़ तो समझ में आ रही है, इसमें 11 भी आएगा, इसमें 43 भी आएगा। तो इसमें 11 मैंने निकाल दिया बाहर, तो 11 से मैं काटूंगा इसको और फिर मैं 43 से भी काटूंगा, ये 43 भी आएगा 11 भी आएगा। देखो और भी करने के शॉर्ट तरीके हैं इसमें, मैं वो सारी चीज़ें भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको बेसिक आना जरूरी इसलिए है इसमें क्योंकि इस बार नंबर इस तरीके से दिए ऑप्शन में। तो ये वैसे भी हो सकता है डायरेक्ट, लेकिन बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए मैंने 11 तो बाहर निकाल लिया इसमें से, तो क्या बन रहा है मेरे पास 66। तो माइनस करूँगा मैं, 9 बचेगा 96 8 बार और फिर 8 बार, ठीक है 6 बार गया, फिर 8 बार गया, फिर 8 बार गया, 688 बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट मैं किससे, ये बाहर आ जाएगा इसमें 8 से जाएगा क्या? 8 से 64, हाँ 8 से भी जा रहा है, तो 8 का भाग दे लो इसमें, 8 6 11 और 8 भी आ रहा है, तो 8 64 8 बार, ओके 4 और 8 6 48। 8 क्या बेसिकली एक बार हो जाएगा, 2 बार इंटू 43। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है 11 इंटू 43 इंटू 2 की पावर आपके पास 4 बन रहा है ना। आपको ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि 44 में केवल 2 की पावर 2 है, यहाँ पे केवल 2 की पावर 1 है। हम जब LCM लेते हैं तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 लेंगे, तो वो जो नंबर है वो इसमें आया है, ठीक है। तो जो बाकी का जो नंबर बचा है ये x, इसमें 2 की पावर 4 होना कंपलसरी है। अब जिस ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये इसमें है क्या? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें है बिल्कुल है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे पता करेंगे इसमें,
बात समझ में आ गई। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 है इसमें, बिल्कुल है। देखो 16 एकम 16, 16 इंटू 11 ही तो है ये। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है आपको। 24 बोल रहा है आपसे कि 344 मीटर पर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को इतने % की हानि होती है। 344 के हिसाब से बेचने पर इतने की हानि होती है, यानी इतने में जो बेच रहा है तो ये वैल्यू कितने की है, ये 43 यूनिट की है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर उसको इतने में बेचना है, मतलब इतना % प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचना चाहिए? आप कहोगे कि 344 में बेचने पर इतने की हानि हो रही है, तो मैंने कहा 43 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो मुझे 171 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इतनी सी बात आपको समझ में आई? क्या किया मैंने इसमें? ये कितनी बार कट जाएगा इससे, आप मुझे बताओ। ये 8 बार कट रहा है क्या? 8 या 24, 8 चौके 32, 33 34, 8 बार जा रहा है ये तो सीधा सीधा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 8 136, 1368, ऑप्शन नंबर ए। 25 देखिए, क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। देखिए ये सीधा फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? कौन सा वाला? कि cos A cos B माइनस sin A sin B। आपको भी बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला किसका होता है? आपको cos A प्लस B का होता है ये। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 42 डिग्री, और B की वैल्यू क्या है? 18 डिग्री। दोनों का टोटल आपको 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको 1/2। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब देखिए इसके अलावा भी थोड़ी चीज़ें और हैं, वो आप याद कर लो, लिख लो इसमें। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ और एंटिटी हैं वो जो काम किए हैं आपके, कि साइन A प्लस बी, ये हो जाएगा साइन A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, साइन A माइनस बी, ये हो जाएगा आपके पास साइन A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, cos A प्लस B जो भी देखा था ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A माइनस B ये हो जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B। तो ये चारों फॉर्मूले हैं जो काम के हैं। इस बार इस वाले पे पूछ लिया सवाल, अगली बार हो सकता है दूसरे पे पूछ ले। तो चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, जैसा भी। तो यहाँ पे जो पूछा था वो यही वाला पूछा था, cos A cos B sin A sin B। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कि 26, 2200 रुपये पर 7% प्रति दर की वो रेट दे रखी है, 7% की रेट है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा होता है, PRT/100। 2200 रुपये, आर है 7, 2 साल के लिए बटे 100, ये 14, 28 इंटू 11 मल्टीप्लाई। मैंने सिखा रखा है 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। 8 दोनों को जोड़ा 3, 10, 1 और 3, 308। ऑप्शन नंबर डी 26 हो जाएगा आंसर। 26 आंसर कैसे हो? 26 आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 308। 26 क्वेश्चन नंबर है। अगला देखें 27, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना है। तो जेड की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ से देखो, पहले इसको डिवाइड कर लो 7 बार इंटू 9 माइनस ये कितना बन रहा है 7, 18 संते 126 प्लस 11 बराबर जेड की वैल्यू, ये हो जाएगा 63 प्लस 11,
ये हो जाएगा आपके पास कितना 74, 126 में से माइनस कर दो और माइनस में आंसर आएगा। पहली बात तो 2 और ये 52, 52 और वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर डी। 28 देखिए, 5 छात्रों का जो एवरेज वेट है वो 60 किलोग्राम है। एक नए छात्र के समूह में आ जाने के बाद में औसत वजन वो 62 किलो हो जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा। देखिए इसको डेविएशन से कर लेते हैं, बेसिक से तो आप इजीली कर ही लोगे इसको, मैं डेविएशन से बता देता हूँ थोड़ा सा। डेविएशन से वहाँ पे भी चीज़ें आपको काम आएंगी जब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है। नंबर्स ऐसे दे रखे हो 60, ये दे रखा हो 63.256, तो उस केस में आपके पास इन नंबर्स को डेविएशन से करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। डेविएशन का मतलब क्या है, देखिए 5 छात्रों का वजन 60 किलो है, समझिए 5 छात्रों का वजन 60 किलो है, ओके। एक नए छात्र के ग्रुप में शामिल होने के बाद औसत जो है वो 62 हो जाता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, एक जो नया स्टूडेंट आया है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये भी 60 किलो का होता तो क्या एवरेज बदलता? आप कहोगे नहीं बदलता, कुछ एवरेज में चेंज नहीं होता, आपका एवरेज अभी भी 60 ही रहता। आप कहोगे बिल्कुल। तो ये बदला कैसे? बदला ऐसे कि वो जो नया छात्र है ना, उसका वजन है ना वो 60 किलो से कुछ ज़्यादा का है, 60 किलो से ज़्यादा का है। जो उसका वेट एक्स्ट्रा है, 60 से ऊपर का जो वेट है वो सब में कितने में, टोटल पहले 5 थे अभी एक और आ गया 6, टोटल 6 लोगों में बट गया। ये बात समझ में आई? कितना उसका जो एक्स्ट्रा वेट था वो सब 6 लोगों में बट गया, और 6 लोगों में बट के उसने एवरेज कितना बढ़ा दिया? आप कहोगे 2 यूनिट बढ़ा दिया। तो बेसिकली 2 यूनिट जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है कि वो उसमें एक्स्ट्रा था। 60 किलो में उसका वजन एक्स्ट्रा कितना था, जो सब में बटा था वो इतना बड़ा था कि 6 × 2 12 किलो उसमें एक्स्ट्रा था जो सब में बटा था। तो 60 + 12 यानी 72, तो उसका वेट कितना है 72। बात समझ में आ गई कैसे सोचा हमने इस सवाल को? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 29। देखिए क्या बोल रहा है कि मीडियन निकालनी है, माध्यिका। जब नंबर्स ऐसे हों तो मीडियन कौन सा नंबर होता है? मीडियन होता है बेसिकली बीच वाला नंबर। इनको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में आप जमा लो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें फिर देखना है कि बीच वाला नंबर कितने हैं, ठीक है। अगर मैंने इनको देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हैं ये टोटल। तो बीच वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी 5 नंबर इधर, 5 नंबर इधर और एक बीच में ये, तो ये छठवां जो नंबर है ना, 6th नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मीडियन हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर ये तो हम इसमें निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नंबर आपके पास 12 नंबर आ गए तो फिर उसमें बीच में से कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास ये टोटल 12 नंबर होते, एक और नंबर होता कोई सा यहाँ पे, तो फिर उस वाले केस में क्या करते हैं कि बीच में जो 2 नंबर है, मतलब 5 नंबर इधर छोड़ो 5 नंबर इधर छोड़ो, आपको कि बीच में 2 नंबर बच गए फिर तो, ठीक है। जो बीच में 2 नंबर बच गए उन दोनों नंबरों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बीच में एक ही नंबर है तो वही आपका आंसर होगा। अगर बीच में 2 नंबर बच रहे हैं तो आपके पास उन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, वो भी आपका मीडियन ही निकल के आएगा। वो बेसिकली वो उतने नंबर वाला नंबर आपका मीडियन होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको क्या मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। अगर इस कंसेप्ट में कुछ थोड़ा बहुत डाउट है ना तो आप मीडियन वाली क्लास देख लो, उसमें आ जाएगा आपको समझ में। तो अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा था, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना पड़ेगा ना। पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, 26 से ऊपर कौन सा है आपके पास? देखो एक और नंबर है छोटा, अभी सबसे छोटा तो यही है, एक ये है, फिर दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे पे आपके पास 26 आ गया, 3
26 से बड़ा अगला आपके पास मुझे जो दिख रहा है वो यही है चौथा नंबर 46। 46 से अगला ये पांचवा नंबर ये है। छठा देखिए अब 72 ही है, तो ये छठा नंबर। मैंने क्या कहा था, इसका आंसर क्या होगा, छठा ही नंबर होगा, 6th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 6th नंबर कौन सा है आपके पास, 72, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 72। तो इसका मीडियन क्या है, 72। मोड क्या होता है आप बताओगे मुझे। मोड होता है बेसिकली जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो आपका मोड होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और ये आपका लास्ट सवाल भी है यहाँ पे। एक सम बहुभुज है। सम बहुभुज कौन सा होता है, जिसके सारी भुजाएं बराबर हों। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि सारे एंगल भी बराबर हों उसके, तो वो आपका पास हो जाएगा सम बहुभुज। इसके आंतरिक कोणों का योग इसके बाहरी कोणों के योग से 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, 200% अधिक है, 200/100 यानी 2/1। अधिक है मतलब 1 और 3। अनुपात क्या है, 3:1 है। ये अनुपात निकल कैसे आया, यह बात समझ में आ गई आपको। सिंपल चीज़ बोलिए कि इतना परसेंट अधिक है तो 3:1 में है। तो आंतरिक कोण क्या होते हैं आपको, कि आंतरिक कोण का टोटल होता है n-2 × 180। ये आपके पास बाहरी कोण क्या है आपको, बाहरी कोणों का योग होता है 360, लेकिन उसका ये 3 गुना है × 3। ऐसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया, ये 2 बार 3 दूनी 6, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। n की वैल्यू 8 आई है। 8 क्या है, 8 भुजाओं वाला ये एक बहुभुज है। तो n की वैल्यू आपने निकाल ली है। प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालिए। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। टोटल एक्सटीरियर एंगल का टोटल होता है 360, डिवाइड बाई 8 करूँगा मैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई। ये बेसिकली आया एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, ठीक है। हमें निकालना आंतरिक कोण। आंतरिक कोण के बारे में और बाह्य कोण के बारे में एक चीज़ पता है हमको, I + E = 180 डिग्री होता है। E हमने निकाल लिया, तो I निकाल सकते हैं क्या, आप होगा बिल्कुल 180 में से माइनस कर दो, कितना 45, तो कितना आ जाएगा आपको 135 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इस तरीके से आपके पूरे यहाँ पे 30 सवाल होते हैं इस शिफ्ट के। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो उसको, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उस क्वेश्चन को हम अपकमिंग क्लासेज में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, उस कंसेप्ट को, या फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो उस कंसेप्ट की जो पहले क्लासेज हुई हैं उसमें जाके एक बार आप ज़रूर देख लें, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।